Hello students, welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh and Anthropology Demystified की सीरीज में आप सभी का वापस से स्वागत है. This is going to be our 31st lecture and the topic for this lecture is going to be the universality of marriage. हो जाता हूँ. Universality of marriage को हम अगले 9-10 मिनट के अंदर समझेंगे. सबसे पहले मैरिज की यूनिवर्सलिटी से हमारा मतलब क्या है. देखिए, मैरिज इज प्रोबेबली perceived as a phenomena, as an association, a union, a relationship, an institution, which is seemingly present in probably entirety of human population. दुनिया की जितनी communities हैं, जितनी societies हैं, it is believed that this institution of marriage is uniform. Yes, there are certain changes, custom changes, ritualistic practices, जो आप कह सकते हो कि प्रथाएं हैं वो बदल सकती हैं from culture to culture, from society to society, but in some or the other form, it must be present everywhere. This is what we actually think. No. Now, there was a scholar named George Peter Murdoch. In his very important work titled Social Structure, he also opined a similar stuff, that marriage of some form is present in probably all the human societies, seen in probably all the human societies. ठीक है ना. तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज की एक बात हुई, लेकिन जब मिड 20th सेंचुरी में ही जब जिस समय पे ये वर्क पब्लिश हो रहा था, उससे कुछ पहले और बहुत सारे ईयर्स आने वाले जो थे, जब ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन की प्रैक्टिसेस इंटेंसिफाई हो रही थी हमारी कम्युनिटी में, तो हमने ये पाया और ये देखा कि इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को जो हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन अकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल या यूनिवर्सलिज्म का जो आइडिया है, इट इज क्वेश्चनेबल, हाई क्वेश्चनेबल. ठीक है ना. तो थोड़ी बहुत वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आते हुए देखने को मिलती. तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जाने उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि पहले मैरिज की यूनिवर्सलिटी को यहाँ पर डिस्कस करें, मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन की यहाँ पर बात करें. तो क्या क्या डेफिनेशन है. फॉर एग्जांपल वेस्टरमार्क, जिनकी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने मैरिज के जो रूल्स रेगुलेशन है, इंसेस्ट टैबू को काफी पढ़ा हुआ है ना. इनकी थ्योरी ऑफ इंसेस्ट टैबू आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी आने वाले लेक्चर में, लॉज ऑफ मैरिज में वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. सो इनके हिसाब से मैरिज इज बेसिकली अ रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन. एक ऐसा यूनियन है, संबंध है, जो किसी रिचुअल की वजह से क्या होता है, सत्यापित होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको मान्यता मिलती है. तो इट इज अ रिचुअली रिकॉग्नाइज यूनियन. किसके बीच में? एक मैन, एक पुरुष है वहां पर, और एक महिला, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, दैट द स्पाउसेस लिव टुगेदर. इस तरीके का ये यूनियन है कि यहां पर जो स्पाउसेस होंगे वो साथ में रहेंगे. स्पाउसेस यानी कपल, जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे, वो वहां पर साथ में रहेंगे. और जो कपल है, इनके कुछ म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स होंगे एक दूसरे के प्रति. ठीक है ना. कुछ इंग्रेडिएंट जिसकी उन्होंने बात की थी, क्या क्या है. सबसे पहला तो मैरिज को इन्होंने कहा कि मेन और वुमेन के बीच में एक यूनियन आपको देखने को मिलेगा. दूसरा, ये रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड आपको देखने को मिलेगा. तीसरा फैक्ट यहाँ पर कि दे विल लिव टुगेदर, है ना. और म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो अलग अलग बातों को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को इन्होंने अपने डेफिनेशन के अंदर में बताया. आगे हम बढ़ते हैं. मेलिनोस्की, हु इज प्रोबेबली one of the most cited, well-known, discussed anthropologist of all times, टाइलर, मेलिनोस्की, ये सारे जो स्कॉलर हैं, फ्रांस बोआ, है ना, दे आर द पायनियर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. स्पेशली मेलिनोस्की फील्ड वर्क की वजह से काफी जाने जाते हैं अपने. फ्रांस बोआ और एबी टाइलर का जो वर्क है वो इनसे बहुत ही पहले था, कई दशकों पहले था. टाइलर का जो सबसे पॉपुलर वर्क है वो 1871 में आ चुका था. उनके शुरुआती जो वर्क है वो लेट 50s और अर्ली 60s में, 1861 के आसपास एना हुआ मैक्सिकन आया. फ्रांस बोआ का जो वर्क है वो भी सिमिलर पीरियड में आ रहा है. 1880s में उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क, जो एस्किमो के बीच उन्होंने वर्क किया था, सेंट्रल एस्किमो, उनका जो वर्क है उसको आप जानते होंगे. ठीक है ना. तो ये सब हो चुका था. मेलिनोस्की का जो वर्क है, फील्ड वर्क, जिसके लिए वो जाने जाते हैं प्रोबेबली सबसे ज्यादा, वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे किया था और उसको पब्लिश कराया कब? 1922 में. और इसी के बाद कई सारे और वर्क लगातार इस पूरे 2 दशक के टाइम पीरियड में 20s और 30s में इन्होंने प्रोड्यूस किए, बिफोर हिज डेथ इन द समवेयर अराउंड मिड 40s, 44 के आसपास में, शायद 42-44 के आसपास में इनकी डेथ हुई थी. ठीक है ना. तो मेलिनोस्की का कहना है कि मैरिज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है. और ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है?
ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है ताकि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस बच्चों का किया जा सके। तो एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दिया। मेलनोस्की फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिलोंग करते हैं और इनका मानना है कि कल्चर के जो भी इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, उन सबका कोई एक फंक्शनल इंपॉर्टेंस होता है, कोई रोल होता है। तो क्या है कि ये भी एक मैरिज जो है एसोसिएशन, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका क्या पर्पस है? पर्पस है उसका मेंटेनेंस और प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। नाउ इन डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, जिन प्रॉब्लम्स को अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले तीसरी और प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट नियर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनाई जा रही थी, तो एक स्कॉलर है, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कैथलीन गो। इन्होंने इंडिया में आकर के मालाबार कोस्ट के रीजन में वर्क किया हुआ है। केरल की जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में भी इनका वर्क आपको देखने को मिलता है। नायर्स को आप जानते होंगे, नायर्स की कम्युनिटी के बीच में उन्होंने वर्क किया हुआ है और उसके बेसिस पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी एंड शी बेसिकली वाज वेरी मच नियर टू अ प्रॉपरली बैलेंस्ड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी काफ़ी प्रॉपर है। कई सारी प्रॉब्लम जो इनसे पहले दिखाई गई थी कि ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है, ये इसमें भी खामियां हैं, उसमें भी खामियां हैं, उन खामियों को, उन गैप को, उन लैक्यूने को कैथलीन गो ने भरने की कोशिश की। बट अपने समय की यहाँ पर कुछ लिमिटेशन थी, ये जिस समय में थी उसकी कुछ लिमिटेशन थी और बाद में कई सारे और चेंजेस देखने को मिले जो इनकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क राइज करेंगे, जिन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैथलीन गो ने बड़ी सी डेफिनेशन दी जहां पर कह रही है कि मैरिज इज अ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ वुमेन एंड वन और मोर अदर पर्सन्स which provides that the child born to the women under the circumstances not prohibited by the rules of relationship is accorded, यहां पर accorded होगा, full birth status right, ठीक है ना। कहा गया चाइल्ड बॉर्न की यहां पर बात की, फुल बर्थ स्टेटस उसको मिलता है, राइट मिलते हैं, कॉमन टू द नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी और दी सोशल स्ट्रेटम। तो काफी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने देने की कोशिश की। अब हम एक एक करके डेफिनेशन की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। देखिए, ये जो सबसे पहली डेफिनेशन को आप देख रहे हो, यहां पर एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जा रही है। यहां पर इन्होंने क्या कहा, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको पॉइंट 1 कर देते हैं, 1 2 करके हम यहां पर प्रॉब्लम्स को ह्यूमरेट करेंगे। ये इनका पॉइंट नंबर 1 है और यही की प्रॉब्लम नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 जो कि इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, जो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम 1 और 2 यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम 1 क्या है? प्रॉब्लम 1 के अंदर में बता रहे हैं कि ये जो मैरिज है वो सिर्फ मेन और वुमेन के बीच में होगी। कई सारी कम्युनिटीज के बीच में हमने देखा है कि जो वुमेन और वुमेन की मैरिज है और मेन और मैन की जो मैरिज है वो भी अकर करती है। और ऐसा ये नहीं कि ये सिर्फ मॉडर्न फिनोमेना है, जो आप गे मैरिजेस को देखते हो, जो आप देखते हो कि सेम जेंडर मैरिज हो रही है ना, सिर्फ उसकी बात नहीं है, मॉडर्न या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का फिनोमेना नहीं है। इवन नूअर्स जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में, साउथ सूडान में एक ट्राइब है, एक जनजाति आपको देखने को मिलती है, नूअर्स के बीच में भी देयर इज अ फिनोमेना जहां पर इस तरीके से सेम सेक्स मैरिज आपको अकर करते हुए देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम 1 क्या है? सेम सेक्स मैरिज यहां पर अकाउंट नहीं हो पाई, ठीक है ना, वो यहां पर अकाउंट नहीं हो पाई, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्होंने लिव इट टुगेदर की बात की थी, यानी कि कोहैबिटेशन। तो दूसरी प्रॉब्लम यहां पर कोहैबिटेशन, या शॉर्ट में जिसको आप कोहैब कहते हो। हर तरीके की मैरिज में जरूरी नहीं कि कोहैबिटेशन आपको देखने को मिले, और ये चीज बहुत अच्छे से कैथलीन गो ने अपने वर्क में दिखाया। जो नायर्स के ऊपर उन्होंने काम किया, नायर्स के बीच में 2 स्टेजेस में मैरिज होती है। पहली जो मैरिज है वो एक रिचुअलिस्टिक मैरिज होती है, जो प्यूबर्टी के जो एज होती है उससे उसके आसपास में होती है, जिसको बेसिकली आप तालिकेटू कन्यानम बोलते हो, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन माइट बी, आई एम नॉट श्योर, अगर आप में से कोई मलयालम भाषा को जानता है, मेरे ख्याल से ये प्रोनाउंसिएशन है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पार्डन मी, बट इट इज कॉल्ड एज तालिकेटू कन्यानम, ठीक है ना। रिचुअलिस्टिक मैरिज होती है, या फिर आप कह सकते हो एक मॉक मैरिज हो सकती है, ठीक है ना। बाद के स्टेजेस में संबंधन राइट्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो पार्टनर्स होते हैं ये विमेन के साथ कभी नहीं रहते हैं। विमेन जो है वो एक मेट्री लोकल पैटर्न वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसको आप मेट्री लीनियल सेटअप है सोसाइटी के अंदर में, जिसको आप तारावाद कहते हो। और उस तारावाद के अंदर में विमेन और उनका पूरा एक्सटेंडेड नेटवर्क प्लस जो मैटरनल ब्रदर होता है वो भी कई बार वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो हस्बैंड है वो अक्सर वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। जो क्लासिकल तारावाद का सिस्टम था, जो अभी काफी ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, आज के समय में उतना नहीं देखने को मिलता है। तो ये कोहैबिटेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, कई सारी, नॉट मोस्ट ऑफ, कई सारी सोसाइटीज में इसके प्रति भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। मेलिनोव्स्की
कॉन्ट्रैक्ट बताएं, इनकी डेफिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम क्या है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कई मैरिजेस, फॉर एग्जांपल जैसे आप हमारी सोसाइटी में देखोगे जो इंडियन मैरिजेस है या हिंदू मैरिज है, वहां पर मैरिज को क्या एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे नहीं देखा जाता है। कई कम्युनिटीज में, कई सभ्यताओं में कॉन्ट्रैक्ट है, पर हमारे यहाँ पर क्या है, इसको एक सैंक्टिटी प्रोवाइड की गई है, एक पवित्र बंधन के तौर पे देखा जाता है ना। जन्मों जन्मांतर का बंधन यहाँ पर देखा गया है, जो किसी प्रकार की नीड या पर्पस को फुलफिल करने के लिए नहीं है, एक रिचुअलिस्टिक ऑब्लिगेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पार्ट है वो भी मेलनोसी की डेफिनेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो छोटी सी डेफिनेशन, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। कैथलीन गो ने को बड़ा ठीक करने की कोशिश की है ना। कैसे ठीक? इन्होंने कहा कि जो रिलेशनशिप है ये एक वुमेन और एक या एक से अधिक अदर पर्सन के बीच में है। तो अदर पर्सन जब ये कह रही हैं तो इनका मतलब है कि यहां पर विमेन का मेन के साथ भी हो सकता है मैरिज, और विमेन का विमेन के साथ भी हो सकता है। ये जो चीज है ये आपको देखने को मिलता है कि न्यूअर्स की जो प्रॉब्लम है, न्यूअर्स की जो केस स्टडी है, उसको ये सेटिस्फाई कर देता है। क्यों? क्योंकि न्यूअर्स के बीच में फीमेल फीमेल वहां पर मैरी कर रही है। लेकिन आज के समय में, जो मॉडर्न समय में आप देख रहे हो, जो मेल और मेल का यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है, मैरिजेस होती हैं, उसको ये काउंटर नहीं कर पाई, क्योंकि इसने कहा है कि एक तो वुमेन होगी, पर आपको पता है सेम सेक्स मैरिज में मेल और मेल भी सिर्फ हो सकते हैं। दूसरा, ये चिल्ड्रन की बात कर रही है कि एक पूरा का पूरा उसको राइट मिलेगा एज मेंबर, एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर वो वुमेन को जो भी बच्चा वहां पर बॉर्न हो रहा है। बट हम कई सोसाइटीज में देखते हैं जो बच्चे एडॉप्टेड है ना, जो बायोलॉजिकल प्रोजेनी नहीं है, उसके पास भी ये राइट आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जिसके बेसिस पे मैरिज के यूनिवर्सैलिटी के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। ये हमने कुछ मेजर जो क्वेश्चन मार्क्स है उनको यहाँ पर एड्रेस किया हुआ है। सिर्फ 3 को हमने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। बैचेस के अंदर में हम मोर देन हाफ डजन डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट केस स्टडीज को यहाँ पर कोट करते हैं। बट समय की बंदिशें हैं, जब हम 9 मिनट के लेक्चर कर रहे हैं, क्योंकि 11 मिनट से ज्यादा तो अभी हो चुका है, तो आगे इसको फर्दर हम नहीं ले जाएंगे, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडी। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ऊपर की आईडी उत्कर्ष सिंह _ जरूर लगाइएगा हेयर, और नहीं तो ईमेल पे। इंस्टा पे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैं आपको वॉइस नोट भेज करके गाइड कर पाता हूँ। अपनी आईडी नहीं हो तो फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट, किसी की आईडी से आप मैसेज कर सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब है, आईडी से कोई मतलब नहीं है। नए बच्चे हमेशा यूएस का कोड लगाएंगे। जो बच्चे स्टडी आईक्यू में किसी प्रोग्राम में अभी या पहले कभी भी एनरोल्ड रह चुके हैं, वो मुझसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड, अपना मोबाइल नंबर और अपना पूरा नाम दे करके, मोबाइल नंबर कोई भी मोबाइल नंबर नहीं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उस नंबर को देकर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड ले लीजिएगा, जो मुझे अलग से आपके लिए टीम से बनवाना पड़ता है। वहां पर ये सिंपल कोड नहीं लगते हैं, ठीक है। बट दिस इज ओनली फॉर दी ओल्ड स्टूडेंट या प्री एनरोल्ड स्टूडेंट्स। नाउ एंथ्रोपोलॉजी के पिछले 10-11 साल का प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा कंपाइलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड एनालिसिस, ये पूरी फाइल और कई सारे जो फ्री मटेरियल है, ये आपके इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करके सारी डिटेल्स को वहां पर गेन कर सकते हो।